माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। कुछ प्रमुख बिंदु मैं आप सबके सामने रखने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं और अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत के मित्रों पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज़्यादा है। और 6003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज़्यादा है। इसमें 4 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन की जो हम बात करते हैं में हो, जम्मू तवी हो, माता वैष्णो देवी कटरा में है और उधमपुर में हो। और यही नहीं, इसके अलावा मैं राज्य की बातें बाद में, लेकिन पहले कुल मिलाकर दुनिया भर के देश जो कोविड के महामारी में जीडीपी की दर रहेगी, वहीं पर अगर मैं गरीबों की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकानों की स्वीकृति हुई। लगभग 3 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। और इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान है, ताकि उनको ऋण की सुविधाएं ज़्यादा हो सके और किसान अपने खेती बाड़ी में भी और आगे काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जो 9000 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार ने अपनी ओर से उसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन ये 2 लाख करोड़ का लाभ क्या होगा? जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, बगैर कोलेट्रल के मिलेगा, और इसमें ब्याज दर भी। इसी तरह से ही युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे, ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। यही नहीं मित्रों, क्या तो ये चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे, कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपये का फ़ायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। ये अपने आप में जहां एक और लोगों की बचत की ओर भी आपको लेके जा रहा है, वहीं पर देश में पिछले 2-3 सालों 1,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,48,000 करोड़ इस तरह की कलेक्शन आती है। तो वहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम इनकम टैक्स बात हम सब लोग पे करते हैं, वो भी कॉरपोरेशन टैक्स, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देश के टैक्स पेयर को भी ये लगा कि जो टैक्स का पैसा वो देता है, मोदी सरकार उसको गरीबों के कल्याण पर, देश के विकास पर खर्च करती है। और इसीलिए टैक्स में राहत भी दी गई कि मध्यम वर्ग को इसमें राहत भी मिले, गरीबों को, लोअर इनकम ग्रुप को भी इसमें लाभ मिल सके। रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 93
में दिन से कम करके अब मात्र 16 दिन रह गया। आपने देखो कि रिफंड भी बहुत तेजी से वापस आने शुरू हुए। इसी तरह से ही हमने, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके और अपने यहां पर कुछ रिफॉर्म्स ला सके, इसका राज्यों को बहुत लाभ मिला। मेरा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जैसे हम जम्मू में हैं तो 500 करोड़ रुपया दो बार हमें पिछली बार मिला और उसको 50 साल के बाद वापस करना है, बगैर ब्याज के वापस करना है। इस स्कीम को हमने फिर आगे लेकर आए हैं इस वर्ष के लिए और ये लाभ यहाँ पर भी हमें मिलने वाला है। गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक बगैर किसी खर्च के मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। एक तरह से डबल अनाज उनको मिल रहा था। अब हमने अंत्योदय के लिए भी और जो प्राथमिकता के वाले परिवार हैं उनको भी मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। इस साल के हमने उसको भी प्रावधान किया। 2 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और ये 2 लाख करोड़ रुपए से 80 करोड़ लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ में प्राथमिकता वाले हमारे अंत्योदय और प्राथमिकता वाले इन परिवारों को लाभ मिल पाएगा। मित्रों, हम लोग किसानों की बात करते हैं तो 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम अब तक में सामान बेचना पड़ता था, स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। अब हम पंचायत स्तर पर स्टोरेज की सुविधा बनाएंगे। किसान जब चाहे तब अपने अनाज को बेचे, जब मंडी में उसको दाम अच्छा मिले, ई-नाम के माध्यम से बेचे या बाकी कंप्यूटराइजेशन हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके बाकी का कर रहे हैं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये अलग से खर्च हो रहा है, वो अलग है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी हम देश के हर जिला में पंचायत स्तर पे बनाने जा रहे हैं ताकि किसान वहाँ पर भंडारण कर सके। और मिलेट, जिसको अनाज भी एक तरह से कहते हैं, रागी है, बाजरा है, इस तरह से हम उसके भी पैदावार करने के लिए उसको बढ़ावा देंगे। श्री अन्न, इसको हमने जो प्रोग्राम का नाम दिया है, अब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। एक सब स्कीम अलग से लेकर आए हैं। जैसा मैंने कहा 20 लाख करोड़ रुपये हमने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन इसके लिए रखा है ताकि हमारे किसानों के साथ साथ डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, इन सबको भी उसका लाभ मिल सके। मित्रों, हमारे ट्राइबल क्षेत्र चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सभी हों या देश के अन्य राज्यों में भी, ट्राइबल्स के लिए विशेष तौर पर 740 एकलव्य स्कूल बच्चों के लिए खोले जाएंगे। 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 38,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और इसके माध्यम से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी तरह से ही पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास, इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां पर हमारे जो हुनर वाले पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, नई सुविधाओं से लैस करना, मार्केट से लिंक करना, वो भी हम काम करने वाले हैं। उनके ब्रांड का भी प्रचार करना, इस सब पे से जोड़ेंगे और इसलिए पीएम विकास योजना को हम लेकर आए हैं। स्टार्टअप्स में देश के युवाओं ने शानदार काम किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को स्टार्टअप्स के रास्ते पर चलने के लिए कहा और ये भी कहा कि युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, 90,000 स्टार्टअप्स आज देश में शुरू हुई है। It has become the third largest startup ecosystem in the world। जहां दुनिया में हमारा कहीं नाम नहीं था, आज दुनिया में भारत का स्टार्टअप तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर तैयार हुआ है। और 107 भारतीय स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए के आप डिपॉजिट करेंगी महिलाएं, युवतियां महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। और 2 साल के इस बचत पत्र में 7.5% आपको ब्याज मिलेगा, जो अपने आप एक बहुत आकर्षक। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप 80 लाख से ज़्यादा हमारे पूरे देश में है। 9 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं। इन 9 करोड़ महिलाओं को जिस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या उनको मार्केट लिंकेज करने का काम किया,
इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह जिसको हम कहते हैं, उनकी 9 करोड़ महिलाओं को हम मार्केट लिंकेज देने का काम, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम, ये स्लैब कम किया है। वहीं पर ही हमने उनके कंप्यूटराइजेशन के लिए भी हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने का काम कर रहे हैं, उसका प्रावधान इसमें किया है। यही नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देखते हुए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया। ऐसे प्रोजेक्ट जिसपे हम कोयला, कॉटन या फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, इस सब के जोड़ के जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को और आसान किया जा सकते हैं, टाइम कम हो, उसके लिए भी इसका प्रावधान किया गया है। अब ट्राइबल वाले बच्चे जो हमारे हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के, इनके लिए भी क्या किया है? इनके लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो 6,359 करोड़ रुपया हमने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए इसमें अलग से करने का प्रावधान किया है। शहरी जो सुविधाएं, शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि देश की लगभग 35% आबादी आज शहरों में रहती है, और टीयर 2, टीयर 3 के जो शहर हैं, जैसे जम्मू भी हमारा उनमें से एक आएगा, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया है कि एक नए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष, इसको हम बनाएंगे, स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल हम बनाएंगे। और यही नहीं, यूनिटी मॉल भी हम खोलेंगे, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को, उनमें भी हम स्थान देने का काम कर सकें। वेस्ट टू वेल्थ, क्योंकि कचरे से आप आय कैसे कर सकें। एक और जहां गोवर्धन योजना हम लेकर आए हैं, ऐसे 500 यूनिट में आएगा, 8 लाख से ज़्यादा के रोजगार अवसर सीधे तौर पे उसके मिल पाएंगे। जैसे लद्दाख में हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली जो पैदा करेंगे, अब उसको इवैक्यूएशन करके ट्रांसमिशन लाइन से लाना है, तो 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए भी किया है, ताकि उसको हम इवैक्यूएट करके ले जा सकें। यही नहीं, जहां तक वन रैंक पेंशन भी मोदी सरकार ने ही किया, अब उनकी पेंशन को रिवीजन करने का काम भी कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये भी हम क्रिएट करेंगे, और अग्निवीर को जो कॉर्पस फंड से पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स से उसको छूट भी होगी, अध्ययन भी और हो सके। ऐसी बहुत सारी मैं आपको लंबी लिस्ट गिना सकता हूं, लेकिन मैं फर्क बताना चाहता हूं क्या क्या हुआ है। कृषि हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2013-14 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो कांग्रेस के समय क्या बजट था कृषि का? 21,933 करोड़। आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपया उसका हो गया है। गृह मंत्रालय का बजट उस समय 52,504 करोड़ था, जो बढ़कर आज 1,96,000 करोड़ हो गया है। डिफेंस का बजट 2013-14 में 1,40,000 करोड़ हो गया है। कंज्यूमर अफेयर्स का 1 लाख करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 2,06,000 करोड़ हो गया है। ग्रामीण विकास, गांव की जब हम बात करते हैं, तो 80,194 करोड़ बजट था, जो बढ़कर 1,60,000 करोड़ हो गया है। एजुकेशन 79,451 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 1,12,000 करोड़ हो गया है। ही स्वास्थ्य का 37,330 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 88,936 करोड़ हो गया। इसी तरह से ही खेलों का बजट मेरे डिपार्टमेंट का तो उस समय मुश्किल से 850 करोड़ 864 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 3397 करोड़ रुपया हुआ। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, राहुल गांधी जी बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि इस बजट को लेकर कोई भी विजन नहीं है, जॉब की क्रिएशन को लेकर कोई भी विजन नहीं है, इसमें टैकल महंगाई को करने को लेकर, और कोई भी इंटेंट नहीं है स्टेप इनक्वालिटी को लेकर। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हो, रुपया जमीन पे पहुंचता था लोगों के पास, मोदी सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 पहुंचता है, क्योंकि 45 करोड़ से 48 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। जनधन, आधार
आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही हमने सिस्टम की खड़ी की है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी, चाय वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, वो क्यूआर अपने डिजिटल पेमेंट्स करता है। आप लोग भी करते हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। हमने कोविन ऐप पर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिए। 220 करोड़ वैक्सीन हमने मुफ्त में लगवाई। राहुल गांधी जी कहते थे विश्वास मत करो। 80 करोड़ गरीबों को हमने 28 महीने तक मुफ्त में राशन दिया। दुनिया भर में महंगाई 3-3, 4-4 गुना बढ़ी है, भारत में लगातार महंगाई कम करने का काम किया। मेरा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से प्रश्न है, मनमोहन सिंह जी के समय महंगाई दर 12% थी 2012-13 में। तब तो दुनिया में ना युद्ध था ना कोविड था। आज 5% महंगाई की दर है। हमने महंगाई को भी नियंत्रण में रखा है और निर्यात भी ज्यादा किया है। इनके समय हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाला देश भारत था। हमने 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया है। और यही नहीं, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल इंपोर्टर होता था भारत, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनाकर हमने दिखाया है। इनके समय बिजली नहीं आती थी, हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी। इनके समय महिलाओं को धुआं भुगतना पड़ता था पानी लेने के लिए और लकड़ी लाने के लिए। 6 घंटे दिन के महिलाओं के जाते थे। आज 11 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला है। 6 करोड़ पानी के नए कनेक्शन मिले हैं। 3 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में किया है। अनुराग जी ने जिस तरह से बजट का पूरा प्रावधान लागे, आपने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत है 7 लाख की जो स्लैब की है इनकम टैक्स की, लेकिन चश्मा उतार के देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो तो बड़ा है, क्योंकि ईमानदारी आई, लोगों को विश्वास आया कि सरकार को अगर टैक्स पे करते हैं तो सरकार के कल्याण के लिए खर्च करती है। चाहे वो मुफ्त वैक्सीन हो, मुफ्त में अनाज की बात हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज देने की बात हो, या फिर फर्क पड़ा। यहां हम जवाबदेह किया है और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए देश में निवेश आ रहा है। और शायद कांग्रेस को ये बातें लगातार चुभेंगी ही, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उनको हर साल वो उठाते थे कि मध्यम वर्ग को छूट दो, मध्यम वर्ग को, लाख की आय वाले के लिए अगर इतना पैसा बचता है, केवल उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, तो परिवार की बचत लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर चले जाती है। तो कांग्रेस के पास तो जवाब कोई नहीं बचा। अभी ऐसे ही प्रश्न उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी इस बजट पर सवाल उठाए। 2011 में कलकत्ता से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा करने आए और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। आज मोदी जी ने अनुच्छेद 370-35 को हटाया तो यहाँ शांति भी आई, निवेश भी आया, पर्यटक भी बढ़े और हर घर तिरंगा भी लहराया है। कुछ लोगों की राजनीति बंद हो गई, जिनका काम केवल एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का प्रदेश में कब्जे करना, जमीनों से लेके बाकी सब करना, यही काम रहता था। अब वो सत्ता से बाहर हुए तो उनकी हालत थोड़ी खराब हुई है। सही मायने में कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम इसी सरकार में हुआ थी कि हम देश नहीं बिकने देंगे, ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है। नहीं, मैं आज भी कहता हूं कि जो कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटकर खोखला कर दिया, हमने वायदा किया था 2013-14 में कि सत्ता में आएंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और उस बात पर हम आज भी टिके कि 8 वर्ष हो गए, मोदी सरकार के ऊपर कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। के साथ सरकार चलाई है और कह सकते हैं ना देश बिकने दिया है ना बिकने देंगे। भारत को मजबूत किया है, आगे बढ़ाया है और आगे ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बजट को लेके कोई
आज खेलों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, क्या लग रहा है ये सही है? खेलो इंडिया जैसे देखो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैडम एक मिनट रुकिए। खेलो इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और युवा और खेल मोदी जी की सदा प्राथमिकता रही है। और अगर आप पूरे बजट में देखोगे तो युवा केंद्र बिंदु है। युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, युवाओं के लिए प्रशिक्षण की बात हो, युवाओं के लिए खेलकूद की बात हो, या युवा के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल भारत बनाने की बात हो, ग्रीन ग्रोथ इकोनॉमी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन जॉब्स, इसका संकल्प इस पूरे बजट में दिखता है। और युवाओं के लिए भविष्य का भारत कैसा हो, सक्षम समृद्ध भारत हो। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये समावेशी है। यूनिवर्सिटी गेम्स पिछली बार कर्नाटक में हुई, अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहीं और नहीं, हमारे ही कश्मीर में होने जा देश भर से आए हुए 6 दिनों तक ये खेल चलेंगे। 11 गेम्स इसमें होंगी। 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से इसमें भाग लेंगे। ये ऐतिहासिक इस बार विंटर गेम्स होने वाली है। कोई एक बोलेगा पाकिस्तान में यूथ कमीशन को बजट को लेकर के कोई सवाल है? चल रहा है उसमें ऑपोजिशन जो है वो लगातार मांग कर रही है कि अडानी को लेकर जो रो हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, लगातार कार्रवाई भी स्थगित की जाए। पारदर्शी है, दूरदर्शी है, सर्वसमावेशी है। तो बजट पे चर्चा करने की बजाय हो हल्ला करने का काम विपक्ष कर रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।